हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट, जिसमें से हम लोगों ने समाजशास्त्र और आपका मानव विज्ञान और अब हम मनोविज्ञान कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा मनोविज्ञान का आखिरी टॉपिक रह गया है, जिसमें रहने वाला है हमारा तनाव एवं स्वास्थ्य और साथ में बाल अपराध करके आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक लिखे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज पूरा आपका मनोविज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि रहने वाला है आपका तनाव एवं स्वास्थ्य पे। और आपको पता है कि तनाव बेसिकली देखिए यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक अवसाद होता है, एक तनाव होता है, एक डिप्रेशन होता है, एक स्ट्रेस होता है। तो हम आज डिप्रेशन को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था, डिटेल में समझा था अवसाद क्या होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन क्या क्या होता है। आज हमने उस असल में उससे थोड़े से छोटे एक शब्द पे बात करें जिसका नाम है तनाव, स्ट्रेस। असल में स्ट्रेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके डिप्रेशन से, और स्ट्रेस जब थोड़ा गंभीर रूप लेता है तभी डिप्रेशन के रूप में आप देखते हैं कि वो माना जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहने वाला है, और आज हमारा आखिरी टॉपिक है या फिर आप कह लीजिए कि आखिरी लेक्चर है आपके मनोविज्ञान पे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा सामाजिक जो आपका विज्ञान है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सोशल साइकोलॉजी है, सामाजिक मनोविज्ञान, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं कि आज हमारे पास इसका क्या है कंटेंट। तनाव और स्वास्थ्य का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे संबंध का मतलब ये है कि जब हम तनाव की बात करते हैं, अगर किसी को तनाव है तो कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ की कैटेगरी में आएगा, यानी कि वो स्वस्थ नहीं है। तो तनाव और संबंध का असल में एक वाइस वर्सा कनेक्शन है, या कह लीजिए कि एक विपरीत कनेक्शन है। अगर किसी को तनाव आएगा तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा, या फिर कह लीजिए अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसको तनाव आएगा। तो एक ही कहीं ना कहीं दोनों में संबंध तो है, बट एक विपरीत संबंध देखने को मिलता है हमें। ठीक है, चलिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आजकल का जो देखिए तनाव असल में आजकल की जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होती है, या आप कहिए कि जो भी स्ट्रेस लोगों को आता है कहीं ना कहीं आज के जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, चाहे वो एक स्टूडेंट की लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एक काम करने वाले व्यक्ति की लाइफस्टाइल हो, ठीक है, या फिर घर में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, कोई भी हो, आप देखेंगे उनकी लाइफस्टाइल असल में इतनी ज़्यादा बदली हुई है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनको आ ही जाता है, कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो हर किसी के लिए आज के टाइम में आसान नहीं है तनाव से बचना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भावनात्मक रूप से या फिर शारीरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ पे आप अगर खुश हैं भी तो कहीं ना कहीं आप दूसरे की वजह से कहीं ना कहीं तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से देखा जाए तो आप कहीं बच नहीं सकते हैं। इसीलिए आजकल की जो भाग दौड़ है, ठीक है, जो लिविंग स्टाइल है, उसकी वजह से तनाव आएगा ही आएगा और आता ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, बट कोशिश यही करनी है कि वो तनाव आपका डिप्रेशन में नहीं बदलना चाहिए, वो तनाव आपका अवसाद में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बच कर रहना है। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई, तो जिससे हमारे स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को खास तौर पे तनाव क्या करता है, गंभीर रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब तनाव होता है तो वो मेंटल ही होता है, कहीं आपके वो शारीरिक नहीं दिखता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन मेंटल रूप से होगा। ठीक है, आप काम कुछ और कर रहे होंगे और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ और चल रही होंगी, कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम को लेकर सोच रहे होंगे, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन, वो गड़बड़ हो जाता है और आप अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। फिर वो धीरे धीरे आपके काम को प्रभावित करता है और फिर धीरे धीरे आपकी वो सोशल लाइफ को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस से बचकर रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही दृष्टिकोण से तनाव को स्वास्थ्य के प्रमुख को निर्धारक माना गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे असल में ये कहना चाह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से, और अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र के हिसाब से, तो दोनों तरह से तनाव को असल में स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया और स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला माना गया। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का निर्धारण तनाव कर रहा है। यहाँ पे निर्धारण का मतलब है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, ये बात कहीं ना कहीं तनाव आपको बताएगा। अगर आपके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई तनाव है तो आपको अस्वस्थ माना जाएगा, और अगर कहीं से भी आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ माने जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे कहीं अब तनाव क्या है वो एक बार फिर से ये बात कर रहा है। जब हम किसी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक दबाव की स्थिति में होते हैं तो उसके प्रति हमारे शरीर और दिमाग की प्रतिक्रिया को तनाव कहते हैं। अब किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक या फिर
भावनात्मक दबाव अगर आपके ऊपर है, तो मानसिक का मतलब क्या है, आपके ऊपर मेंटल कोई प्रेशर है, ठीक है, आप किसी तरीके से मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, चाहे अपने पढ़ाई को लेकर, चाहे आप अपने पेरेंट्स को लेकर दबाव में हैं, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं और आप उसको बहुत प्रेशराइज लेकर चल रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या पेरेंट्स का क्या होगा कहना, ठीक है। तो ये सारे ये जो भी एक तरह का मेंटल प्रेशर आपको यहाँ पे महसूस होगा, ठीक है। फिर शारीरिक रूप से कोई तनाव है आपके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, ठीक है, आपसे ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराई जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो भी एक तनाव आता है जो कि कहीं ना कहीं लेकर आपके माइंड पर ही आता है, तो वो शारीरिक तनाव भी, ठीक है, एक तरह से। और फिर भावनात्मक, आज के इमोशंस आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके रिलेशंस में, ठीक है, चाहे वो किसी किसी कैसा भी रिलेशन हो, चाहे पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो, चाहे भाई बहन का रिलेशन हो, चाहे फिर अलग तरह का कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड का रिलेशन हो, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उन लोगों के एक्सपेक्टेशन पे बने रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रह जाता है, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तनाव को जन्म देती हैं। अब ये जो तनाव होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर आपने तनाव को पॉजिटिव लिया है और आप, या फिर आपने तनाव को नेगेटिव लिया है, इन दो बातों से निर्धारित होता है कि आप तनाव को असल में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने तनाव को पॉजिटिवली अपने आप को देखा है, आपने तनाव आपके अंदर आया भी है, तो आपने उसको अगर पॉजिटिवली ट्रीट किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यू स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस यानी यू स्ट्रेस, ठीक। यह सकारात्मक तनाव है जो हमें काम करने, लक्ष्य हासिल करने, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। मैंने बोला ना कि ये पॉजिटिव है, अगर आपको तनाव हो रहा है तो आप असल में उसको पॉजिटिव वे में लेकर जा रहे हैं। आपको परीक्षा की वजह से अगर तनाव हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं परीक्षा में कैसे सफल होऊंगा, अगर उसका तनाव आ रहा है तो आपका उसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, आपका असल में उसकी वजह से आपकी पढ़ाई और अच्छी होनी चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मेरे अंदर कुछ अभी भी मेरी तैयारी में कोई कमी है तो मैं उसको तैयार करूंगा, लेकिन मेरी परीक्षा काफ़ी अच्छी जाएगी या फिर मैं सफल होऊंगा, ठीक है, तो आपने उस तनाव को असल में पॉजिटिव वे में ट्रीट किया या आपने उसको पॉजिटिवली एक तरह से लिया। तो अगर उस तरह से अगर आपका तनाव है तो उसको हम लोग यूस्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन अगर आपने तनाव को निगेटिव यानी कि नकारात्मक तौर पे लिया तो वो आपका कहलाएगा डिस्ट्रेस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा जो हमारा होता है वो डिस्ट्रेस होता है। यह नकारात्मक तनाव है जब दबाव हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तो यह शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार करने लगता है, ठीक है। तो यही एक बात है कि अगर आपने उस तनाव को नेगेटिव ले लिया, अगर आपने सोचा कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है, एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये सोचकर आपने अभी मेहनत करना बंद कर दिया, ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके स्ट्रेस का, जिसके हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस, और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सच में असफल हो जाएंगे, क्योंकि उसका दबाव जो तनाव था परीक्षा का वो आपने उसको बियर नहीं किया और आप उसको निगेटिवली बहुत ज़्यादा सोच गए, और इसके बाद आपने मेहनत करना और अपना प्रयास करना भी छोड़ दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। अब स्वास्थ्य पर तनाव का शारीरिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो स्वास्थ्य का अगर तनाव पर देखें तो शारीरिक प्रभाव क्या पड़ेगा? जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर लड़ो या भागो मोड में आता है। इससे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। लंबे समय तक इन हार्मोन का स्तर बढ़ा रहने से शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। तो अब देखिए, एक बात याद रखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक प्रेशराइज फॉर्म में अपने आप को अगर देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका जो एड्रिनल, आपने ग्लैंड सुना होगा, एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि आपकी किडनी के ऊपर बिल्कुल देखने को मिलती है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना, यहाँ पे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम के दो हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में ही निकलते हैं। अगर आप स्ट्रेस हैं, अगर आप डरे हुए हैं, तो ये हार्मोन सबसे पहले सिक्रेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन इसलिए निकल रहे होते हैं क्योंकि आपको बचना होता है। आप जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे अचानक आपके सामने मान लीजिए कि अचानक आपके सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाए, ठीक है, अचानक आपके सामने सांप आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको आपका दिमाग आपको तुरंत सिग्नल भेजेगा कि तुम्हें यहाँ से भागना है, ठीक है। अगर भागना है तो भागने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एनर्जी। तो ये जो हार्मोन होता है ना, ये असल में जैसे ही आप एक स्ट्रेस वाली फीलिंग में आते हैं, स्ट्रेस का आपके अंदर तो कोई तनाव आता है, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, अगर वो तनाव देखता है तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन आपको एक अलग तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होते हैं, ये असल में आपको फाइट फ्लाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको भागना हुआ, आपको लड़ना हुआ, तो इस टाइम पे आपने देखा होगा कि लड़ते वक्त एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। आप अगर
2 दिन से भूखे भी हैं, लेकिन अगर आप लड़ेंगे तो आपके अंदर एक तरह की अलग एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस वाली फॉर्म में आ गए। स्ट्रेस वाली फॉर्म में आएंगे तो ये हार्मोन अपने बॉडी से निकल, अपने ग्लैंड से निकलेगा और अपना काम करेगा और आपको एक एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। ठीक है, तो जब अगर आप सोचिएगा आप हमेशा तनाव में हैं तो ये हार्मोन क्या करेगा, बार बार आपके बॉडी में निकलता रहेगा, और जब बार बार निकलता है तो असल में ये हार्मोन जब निकलते हैं तो शरीर में कुछ 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 चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे आपके हार्ट बीट को ये बढ़ाएगा। ठीक है, अगर हार्ट बीट को बढ़ाएगा यानी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो अब सोचिए अगर बार बार आपका तनाव आपके शरीर में आ रहा है, बार बार तनाव आ रहा है, तो बार बार हार्ट बीट बढ़ेगी, बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये रेगुलर हो रहा है तो क्या होगा, आपके बॉडी पे इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, आपकी जो रिस्पिरेशन दर की रेट होगी उसको बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, बार बार आपका जो सांस लेने का जो दर है वो बढ़ेगी। इससे आपके शरीर पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ पे एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हृदय रोग के बारे में लिखा हुआ, जो कि मैंने आपको बताया। तनाव कारण रक्तचाप बढ़ जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लंबे समय तक ऐसा रहने से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। तो जाहिर बात है कि एक दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अचानक आपके सामने शेर आ गया और आपको भागना है तो आप भाग गए। अचानक कोई ऐसा कोई जानवर आ गया जिससे आप डरते हैं, अगर वो आ गया तो आप क्या किया, आप वहाँ से भाग गए। या फिर आपके पास आपने देखा कि अब मेरे पास भागने का रास्ता नहीं है, आपको केवल लड़ना है, तो आप लड़ेंगे भी। पर वो जो आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से आपके शरीर में जो हार्मोन निकल रहे हैं ना, ये ठीक है, लेकिन ये कब तक है, जब ये तब तक थोड़े समय के लिए आपने आप यहाँ तो वहाँ से भाग गए, तो उसके बाद आपके जो बॉडी के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाएंगी। ठीक है, जो भी चेंजेस आए वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। पर लेकिन अगर आपको हमेशा तनाव है तो हमेशा ये हार्मोन बार बार रिलीज होता रहेगा और बार बार आपके बॉडी में ये चेंजेस लेकर आएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर पाचन तंत्र में गड़बड़ी आएगी। तनाव का सीधा आपका जो डाइजेशन का भी कहीं ना कहीं आपने देखा, डाइजेशन भी हमारा हार्मोन और एंजाइम से ही कंट्रोल होता है। तो अगर आपको बार बार स्ट्रेस आएगा तो आपके जो ग्लैंड्स हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। सीधा कर हमारे पेट पर पड़ता है। इससे एसिडिटी, अल्सर, कब्ज, दस्त और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो आपके जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी है, कब्ज है, ठीक है, या बाउल जो मूवमेंट होती है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आपके डिस्टर्ब होती है अगर आप लगातार तनाव में हैं तो। ठीक है, आप एक ये भी आप इस चीज़ को बहुत फील भी कर सकते हैं कि अगर आप कुछ ना कीजिए, आप केवल 1 या 2 दिन रात में सोइए ही। ठीक है, तो बॉडी क्या होगी, आपकी बॉडी असल में अलग तरह से इफेक्ट करना, आपको अपना एक असर, एक परिणाम दिखाना शुरू कर देगी। ठीक है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, आपके नींद जो स्लीप साइकिल है वो खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर रात में जग रहे हैं तो फिर दिन में आपको सोना पड़ेगा, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस होगा और आपकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्स करेगी। उसी तरह से स्ट्रेस भी है, अगर स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन सिस्टम से भी प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है। ठीक है, अब धीरे अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, क्योंकि मैंने बोला ना हमारा इम्यून सिस्टम भी तो हमारे ग्लैंड से ही बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वही हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, डाइजेशन आपका ख़राब हो रहा है, आपका बेसिकली अगर देखें तो ब्लड सर्कुलेशन अगर ख़राब हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट ये पूरी इम्यूनिटी पे भी आ जाता है। तो क्रॉनिक लंबे समय तक तनाव में हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है, जिससे व्यक्ति जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी या संक्रमण का शिकार होगा। और अगर इम्यूनिटी ख़राब हो गई तो जाहिर बात है कि आपको जल्दी जल्दी संक्रमण होगा, जल्दी जल्दी बीमारियाँ होंगी और इससे आपको अंदर बीमारी आने की जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मधुमेह, आपको जो डायबिटीज़, आपको पता है कि जब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो डायबिटीज़ कैसे दूर बच सकते हैं आप, तो डायबिटीज़ तो सबसे पहले ही बॉडी में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तनाव के दौरान शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द होगा। तनाव अगर आ गया तो आप देखेंगे कि शरीर में दर्द होगा, आपके पीठ में दर्द रहेगा आपके। ठीक है, आपके शोल्डर्स में दर्द होगा। तो ये सारे जो कहीं ना कहीं होंगे ये आपके मसल्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेस आपको देखा होगा, जो स्ट्रेस में रहेंगे ज़्यादातर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ही आती हैं, इसीलिए आपको स्ट्रेस से कहीं ना कहीं बच के रहना है और आपको फ़र्क समझना है स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है उसमें। ठीक है, डिप्रेशन तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन जब आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे या किसी अच्छे ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो जानता है कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो आपको सच में बताएगा कि आप डिप्रेशन में है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेस को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और स्ट्रेस में ज़्यादा दिनों तक रहने आप कोशिश करें कि ना रहें। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को जल्दी से रिलीव कीजिए, जल्दी से उससे छुटकारा पाइए। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके असल में कहाँ पे हो रहे हैं, बॉडी पर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से हो रहे हैं। तो ये तनाव का प्रभाव है आपके शरीर पे।
स्वास्थ्य पर तनाव का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? अब शारीरिक रूप से तो हमने प्रभाव देख लिया, हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हमारे मसल्स पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, हमें डायबिटिक कहीं ना कहीं कंडीशन बन रही है। लेकिन मानसिक रूप से और देखा जाए भावनात्मक रूप से ये तनाव हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे देखने हैं। तनाव केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे सोचने समझने की क्षमता और व्यवहार को भी प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मैंने बोला तनाव धीरे धीरे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में लेकर चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे ही होगा, लेकिन अगर लगातार आप तनाव में हैं तो वो आप धीरे धीरे आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अनिद्रा होगी, स्लीप, मैंने बोला स्लीपिंग आपकी ख़राब होगी, स्लीप साइकिल आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, तो नींद भी आपकी ख़राब होगी। इसके अलावा एकाग्रता में कमी आएगी। अब अगर आपकी नींद ही कम पूरी नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम है एंजाइटी और डिप्रेशन की, तो कंसंट्रेशन तो कभी बन ही नहीं पाएगा। आप पढ़ने बैठेंगे और आपके दिमाग में वो तनाव, वो जो मानसिक चीज़ें हैं वो आपको परेशान करेंगे, आपका दिमाग बार बार उधर लेके जाएंगे, ठीक है। आप जिस इमोशन स्ट्रेस से हैं, या फिर आप जिस भी मेंटल स्ट्रेस से हैं, या फिर आप जिस भी फिजिकल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बार बार माइंड आपको उधर लेके जाएगा, तो कंसंट्रेशन आपका बनने में बहुत मुश्किल होगी या नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग हो, और जब आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, जो आप करना चाहते हैं अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। आदमी चिड़चिड़ापन वही तभी होता है जब आदमी के मन का कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपके मन का कुछ नहीं होगा तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, आप लोगों से ढंग से बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं, क्योंकि इंसान हैं हम चाहते हैं कि हमारे आसपास चीज़ें हमारे हिसाब से हों, हमारे हिसाब से लोग बोले, हमारे हिसाब से लोग चलें, ठीक है। जब वो चीज़ें नहीं होती है ना, तो आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, आदमी को लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो जब ये बातें मन में आने लगती हैं तो एक मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन आएगा। आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आप वो आपसे प्यार से बात करेंगे, आप तब भी उनको गुस्से में जवाब देंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये तनाव से ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ रही होती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, स्वभाव में बदलाव होना और सामाजिक दूरी बना लेना भी तनाव के ही लक्षण हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब लोग आपकी बात नहीं मान रहे तो आप सोचेंगे कि मैं अकेला ही रहूं, धीरे धीरे आप समाज से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और फिर वही चीज़ें आपको धीरे धीरे डिप्रेशन में लेकर चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप तनाव में हैं तो लोगों से बात कीजिए, लोगों से प्रेम से बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, हो सकता है किसी के पास आपके ही तनाव से रिलेटेड कोई ना कोई समाधान हो। तो लोगों से जितना बात करेंगे, लोगों से जिन पे आपको भरोसा है आप उनसे ही बात कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप गली मोहल्ले में सबको पकड़ कर बात किए कर रहे हैं, लोगों को अपनी परेशानी बता रहे हैं। आपको जिन पे भरोसा है, जिनसे आप बातचीत करते हैं, घर वाले हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी हैं आपको, जिनसे आपको आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ताकि स्ट्रेस वाली कंडीशन से जल्दी बाहर आएँ, ताकि आपका जो नॉर्मल लाइफ है वो स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? स्वास्थ्य के समाजशास्त्र के अनुसार तनाव केवल एक व्यक्तिगत या जैविक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना से भी जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि ये तनाव केवल आपके व्यक्तिगत नहीं है, कहीं ना कहीं आपके समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तनाव असल में सामाजिक स्वरूप से ही आ रहा है। एक जो समाज की जो प्रणालियाँ बनी हुई, जो सिस्टम बना हुआ है, एक सोशल सिस्टम बना हुआ है, कहीं ना कहीं तनाव वहाँ से भी आ रहा होता है। तो इस तनाव को हम सोशल जो कहते हैं ना, जो आपकी जो सोशल जो बेसिकली जो विज़न है ना, वहाँ से भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कनेक्टेड तो हैं ही हैं। सामाजिक कारक क्या क्या हैं? आर्थिक तंगी है। अब आर्थिक तंगी की वजह से आपका तनाव हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा कि और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उनको घर को चलाना है, उनको घर पर अपने परिवार को पालना है, और अगर उनकी इनकम उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उनकी होनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा सोचेंगे कि मैं कितना मेहनत करूं, मैं कैसे काम करूं ताकि मेरा जो इनकम है वो बढ़ सके और मैं अपने घर परिवार को अच्छा जीवन दे सकूं। तो वो एक आर्थिक तंगी की वजह से ये तनाव आता है। इसके अलावा बेरोजगारी है। तो जाहिर बात है, आप भी जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी जब होती है, या फिर जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो वो भी एक तनाव का कारण होता ही होता है, ठीक है। और उसके बाद कार्यस्थल की अगर बात करें तो कार्यस्थल का दबाव है। आपने देखा होगा जहाँ पे आप ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई काम काजू इंसान है, वो उसके लिए एक तनाव वाला माहौल हमेशा रहता है, ठीक है। और ख़ासतौर पे अगर वो सीधा साधा है तो उस पर उससे ज़्यादा ही लोग काम कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई अपना काम उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करता है, अपना काम उससे कराने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मना नहीं करेगा, ठीक है। अपना काम वो खुद बैठे रहेंगे लेकिन उसको दे देता। अब वो क्या होगा, वो बंदा वो मना नहीं कर पा रहा है, एक तो क्योंकि उसका वो नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं है मना करने वाला, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो है, वो तनाव में चला जाएगा। वो मन ही मन सोचेगा कि मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि काम वो भी अपना ही काम करना चाहता है। वो वहाँ पे 10 लोगों का काम करने नहीं आया,
वो सैलरी केवल अपने ही काम के लिए पा रहा है, लेकिन बाकी लोग बैठे हुए हैं लेकिन अपना काम उससे करा रहे हैं। तो ये भी एक, अगर कोई नहीं है कोई कोई अगर बंदा नहीं है तो समझ में आता है कि उसका काम आप उस किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो आदमी आया हुआ है, वो बैठा हुआ है लेकिन अपना काम दूसरे से करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं कि तनाव वाली स्थिति तो आई जाती है। ठीक है। इसके अलावा पारिवारिक कलह है, तो आपको पता है कि परिवार में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है, रिलेशंस अगर अच्छे नहीं चल रहे लोगों के, तो उसका एक अलग ही तनाव होता है। इसका तनाव तो मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे होता है। सारे तनाव में सारे तनाव एक तरफ, ये तनाव एक तरफ, क्योंकि आदमी आदमी बाहर के तनावों से दूर होकर घर पर आता है, और घर पर अगर लोग ठीक हैं, सुखी हैं, लोग अच्छे हैं, तो वो बाहरी तनावों को भूलकर कहीं ना कहीं खुश हो जाता है। लेकिन अगर वो बाहर भी तनाव में और घर में भी तनाव में है, तो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभाल पाना। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक भेदभाव व्यक्ति में तनाव का स्तर बढ़ाते हैं, और समाज में अगर आप भेदभाव से गुजर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव है, चाहे वो लिंग को लेकर है, जाति को लेकर है, या किसी भी तरह का अमीरी गरीबी का अगर भेदभाव है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको तनाव में लेकर जाता ही जाता है। ठीक है। तो ये सामाजिक कारक हैं तनाव के। अस्वस्थ आदतें हैं, और कुछ आदतें भी हम लोगों ने अभी ख़राब कर ली है जिसकी वजह से तनाव आता है। जैसे अक्सर लोग तनाव से निपटने के लिए धूम्रपान करते हैं। अब लोगों ने एक मानसिकता बना ली है कि आदमी अपने स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं धूम्रपान का सेवन करते हैं, कहीं ना कहीं अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, ठीक है, शराब की आदत लगा लेते हैं। और आपने जितने भी लोग शराब पीते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो लोग कब जो पीने का एक कारण होता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों पी रहे हैं, तो ज़्यादातर प्रतिशत लोग यही बोलते हैं कि हमें रात में अच्छी नींद आती है, ये ऐसा करने से हम अपने तनाव को भूल जाते हैं, अपने जीवन में जो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उससे बाहर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न उनका ये धूम्रपान या शराब पीने का यही होता है। इसलिए ये भी एक कहीं ना कहीं तनाव का कारण है, आपके जो भी जो आदतें हम लोगों ने ख़राब की हुई है। ठीक है। अतिरिक्त चाय कॉफ़ी का या जंक फूड का सहारा लेने लगते हैं, जो स्वास्थ्य को और अधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय भी पी रहे हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो ये भी आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं हार्मफुल पहुंचाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है तनाव प्रबंधन और स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, तनाव को आपने समझ लिया है, तनाव के कारक क्या हो सकते हैं, तनाव किसकी वजह से हो सकता है। तो जब हमें तनाव समझ में आ गया, उसके कारक समझ में आ गए, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी जानना है कि हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम तनाव से दूर हो सकते हैं, कैसे हम तनाव से उबर सकते हैं। ठीक है। तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, उसका कारण ये है कि तनाव ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे, लाइफ में जिस चीज़ें आती जाएंगी, तो कहीं ना कहीं तनाव भी आएगा। तो लाइफ में ये चीज़ें क्योंकि प्रोग्रेसिवली आ रही हैं, ठीक है, चीज़ें हो रही हैं, तो तनाव भी अलग अलग तरीके का आता रहेगा। तो ये ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन जो अभी है वो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से प्रतिबंधित करके स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। ठीक है। तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। नियमित व्यायाम करें, ठीक है, योग करें, टहलना होगा, वॉक होगा, कसरत करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो तनाव को प्राकृतिक रूप से कम करते हैं। अब आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर योगा कर रहे हैं, रेगुलर वॉकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके शरीर में एक अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश रखते हैं। ठीक है। और जब आप खुश होते हैं, मेंटली अगर आप खुश हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव आपसे दूर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ध्यान और प्राणायाम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, और योगा आपने देखा है, यहाँ पे प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, सारी चीज़ें, गहरी सांस लेने से, ठीक है, आपने सुना होगा वो अनुलोम विलोम, कपाल भाती जैसे जो योगासन होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, गहरी सांस लेने से आपके जो अंदर का जो भी तनाव होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करते हैं। ठीक है। चीज़ें आपको और बेहतर बनाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं तनाव से बचने के लिए। ठीक। संतुलित आहार, नींद लें, और क्योंकि नींद क्या हो रही थी, नींद ही आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, तो आप अगर अच्छी नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ अपने अपने जो डाइट है उसको आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, अपने डाइट को कहीं ना कहीं बहुत हाइजीन रख रहे हैं, और टाइम टू टाइम ले रहे हैं, अपना खाना टाइम टू टाइम खा रहे हैं, और हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका तनाव कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखना, और टाइम मैनेजमेंट आपको रखना है, हर काम का अपना अपने क्या कहते हैं कि टाइम को मैनेज करके रखना है, काम की प्राथमिकता को डिसाइड करना होगा कि आपको क्या टाइम, आप किस काम को आपको प्राथमिकता देनी है, किस काम को आपको तवज्जो ज़्यादा देनी है और किसको कम देनी है। ठीक है। ऑफिस के काम को ऑफिस में रखना है, घर के काम को घर में रखना है, ऑफिस की चीज़ों को ऑफिस में रखना है, बाहर के दोस्तों के साथ चीज़ों को दोस्तों के साथ रखना है, परिवार के साथ। ये सारे जो टाइमिंग मैनेजमेंट है, ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके तनाव को कम करते हुए दिखाई देगा। ठीक है। प्राथमिकता तय करना, अत्यधिक कार्यभार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करने से मानसिक दबाव कम होता है, और अगर कोई काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, बहुत ज़्यादा
आप कह सकते हैं कि थका देने वाला है, तो उसको छोटे छोटे भागों में कीजिए ताकि आप तनाव की स्थिति से उभर सकें। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रबंधन और स्वास्थ्य में सुधार के बारे में लिखा है, ठीक है। और सामाजिक जुड़ाव रखें, ये एक बहुत बड़ा कारण। आज के टाइम में लोगों ने समाज से दूरी बहुत ज़्यादा बना ली, ठीक है। एक तो रीज़न इसका ये है कि कहीं ना कहीं अब उनके बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है किसी को, ठीक है। आप बोलना, आप अगर चाहते हैं, अगर इंसान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी चाहता है कि मैं बोल रहा हूँ तो लोग सुने, ठीक है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं, लोग आपकी बातों को काट दें, लोग आप अगर आप कुछ बात बोल रहे हैं और लोग आपको उस पर ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, बोले नहीं यार तुम ये गलत बोल रहे हो, ठीक है, तो आप एक बार ये बातों को कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हर बात अगर आपकी टोक दी जाए, हर बात आपकी काट दी जाए, तो आप उस समाज से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, मेरी बातों को यहाँ पे समझा नहीं जा रहा है जबकि हो सकता है आप गलत बोल रहे हो इसीलिए वो बातें कट रही हूँ, लेकिन आपको ये लगेगा कि मैं समाज में अब मैं उनके बीच जाऊंगा ही नहीं जो मेरी बातों को काट देते हैं या मेरी बातों को नहीं मानते हैं, मेरी बातों को नहीं सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक दूरी आप समाज से बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि आप ये भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि हो सकता है मेरी बात वही कट रही हो जो मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंसान अपने आप को, अपनी गलतियों को नहीं देखता है, वो उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा था वो सही था और उन लोगों ने ये मेरी बात काट दी, ठीक है। एक डोमिनेंट वाली बात हमेशा आती है, और वो हो सकता है आप सही बोल रहे हो, वो आपकी बात को ज़बरदस्ती काट रहे हो, ये बात भी सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने समाज से दूरी बनाएंगे। आपको अगर सही बोल रहे हैं, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सही बोल रहे हैं, तो आप उन बातों को कहीं ना कहीं उनको समझाइए और आप उन बातों को दोबारा रखिए, एक अलग तरीके से रखिए। हो सकता है वो बात वो समझ नहीं पा रहे हो, तो उनको वो बातों को समझाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डोमिनेट करेंगे भी, आप वो कल को खुद मानेंगे कि हाँ आप ये बात सही कह रहे थे। तो इस तरीके से आप समाज से बने रहिए, समाज से आपको दूर जाने की कोशिश नहीं करना है, आपको समस्याओं से भागने की कोशिश नहीं करनी होती है, समस्याओं को कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश होती है, ठीक है। आप समस्याओं से भागेंगे तो फिर आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस होगा ही होगा, तो इसलिए इन चीज़ों से आपको बचकर रहना है। तो ये सामाजिक जुड़ाव आपको दिखता, अपने दोस्तों, परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपने मन की बात साझा करें। अकेले रहने से तनाव बढ़ता है, तो अकेले जब भी आपको लगे कि आप तनाव में हैं तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, घर या परिवार के लोगों से, ठीक है, या जो भी आपका करीबी है जिसको आप अपनी बातें बता सकती हैं, तो उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपने तनाव को बताइए, उनसे किसी भी तरह का जो भी तनाव हो आप उनसे शेयर करें ताकि आपका तनाव थोड़ा सा कम हो सकता है वो अच्छा राय दे दें आपको, अच्छी कोई ऐसी बात बता दें जो आपके काम की हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके तनाव के प्रबंधन में काम आएंगी, आपके मैनेजमेंट में काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो तनाव और स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। हम लोगों ने तनाव देख लिया, स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया, और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं ये बातें हमने सारी की सारी देख ली, ठीक है। अब पूरे सिलेबस में जब आप उठा के देखेंगे तो एक आखिरी टॉपिक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं बाल अपराध। तो ये जो बाल अपराध है ना, ये असल में अब जो अपराध होते हैं, ठीक है, अब ये अपराध बेसिकली जो कानून के अंतर्गत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम बेसिकली कह सकते हैं कि ऐसे कानून, कुछ नियम हमने बना रखे हैं संविधान में अपने, और अपने जो भारतीय संहिता जो अभी आपके नियम है, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट के लिए बोलते हैं, या फिर तो अगर हम उन कानून से अलग जाकर कोई काम करते हैं, ठीक है, या कानून को तोड़ते हैं, तो वो हमारे अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब ये अपराध असल में क्या होता है, हम वयस्क लोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कि गलती से, या फिर आप कह लीजिए कि अगर जानबूझ के भी कर रहे हैं तो वो बच्चों से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं उनको हम बाल वाली कैटेगरी में रखते हैं, बाल्यावस्था में रखते हैं, ठीक है, यानी कि जो 18 वर्ष से, अभी अगर कानूनी तौर पे देखेंगे तो 18 वर्ष से जो भी कम होते हैं हम उनको बालक समझते हैं, बच्चे समझते हैं, ठीक है। अगर उनसे कोई अपराध हो जाए, चाहे वो गलती से हो जाए या फिर वो जानबूझ कर भी कर रहे हैं, तो इसको ही हम लोग बाल अपराध की कैटेगरी में रखते हैं, बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि हम इसको अलग से इसलिए पढ़ लें क्योंकि यहाँ पे एक मानसिकता समझने वाली बात होती है। एक छोटा सा बच्चा है जो चोरी कर रहा है, तो अगर वो चोरी कर रहा है तो उसके पीछे कारण हो सकता है, ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो चोरी कर रहा है। हो सकता है उसके आर्थिक स्थिति, उसके परिवार की अच्छी नहीं हो इसलिए वो चोरी कर रहा हो। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है उसने ये चीज़ें कहीं पे अपने घर परिवार में किसी से देखा हो, किसी से सीखा हो, ठीक है, तब वो चोरी कर रहा हो। तो उसका जो अलग अलग कारण, उसका समाज पे उसने कभी ये ऐसी कोई कहानी सुनी हो या फिर ऐसा उसने समाज में ऐसा होते हुए देखा होगा, तब वो उसने उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो चीज़ें करने की कोशिश की हो।
तो ये जो बच्चों के साथ जो चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की होती है, इसीलिए हम इसको बाल अपराध को एक अलग श्रेणी में रख कर देखते हैं और अलग तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनको हम वयस्कों जैसा ट्रीट नहीं करते हैं। अगर वो जघन्य से जघन्य भी अपराध कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको बालक के जैसा ही ट्रीट करते हैं, और उनको वयस्कों के जो परिणाम, जो अपराध के बाद जो परिणाम होते हैं या फिर जो उनकी सजाएं होती हैं, उनसे बिल्कुल अलग रखते हैं। असल में हम यहाँ पे बच्चों को कहीं ना कहीं सुधारने की ही कोशिश करते हैं, हम उनको सज़ा नहीं देते हैं। हम अगर वो चाहे कितना भी बुरा काम उसने किया हो, चाहे जितना भी जघन्य अपराध किया हो, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अभी इसका पूरा का पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो अगर उसको सुधार सकते हैं, हम उसके विचारों को बदल सकते हैं, तो हमें सबसे पहले वही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सज़ा देने से उसके अपराध की सज़ा तो हम दे देंगे, लेकिन हम उसका जीवन नहीं बना पाएंगे, और हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम उसको सज़ा से दूर रखें और उसको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि अभी वो एक बाल्यावस्था में है, उसकी समझ उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो उससे गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा बाल अपराध। तो इसी के बारे में हम आज इस पर पूरा चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये पूरा टॉपिक आपका बाल्यावस्था में होने वाले अपराधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब ये जो है एक एज जो है ना, ये डिसाइड करना है अपने आप में एक अलग चीज़ है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 17 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, और 18 साल का वो होता है, तो वो वयस्क हो जाता है। ठीक, अब वो 19 साल का होता है, तो अब ये वयस्क की कैटेगरी में आ गया, या 18 साल से जैसे ही 18 साल का हो तब भी वो वयस्क कैटेगरी में आया। तो आखिर ये 1-1.5 साल में उसकी मानसिकता में क्या ही फ़र्क आएगा। लेकिन अगर वो अपराध कर रहा है और वो 18 साल से पहले का अपराध है, ठीक है, तो वो जघन्य अपराध में आते हुए भी उसको कहीं ना कहीं सज़ा कम मिल रही है। लेकिन अगर वही 18 साल के बाद अगर उसने कोई भी क्राइम किया तो उसको बिल्कुल वयस्कों के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो ये असल में क्राइटेरिया जो उम्र के हिसाब से बनाया गया है, ये कानूनी तौर पे देखने में सही है। अपने हिसाब से हमने कुछ ना कुछ एक लॉ तो बनाना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता का बहुत बड़ा खेल है। असल में मानसिकता हो सकता है कोई इंसान 40 वर्ष की उम्र में भी बच्चों जैसी मानसिकता रखता हो, ठीक है, तो वो तो बाल्यावस्था वाली कैटेगरी में आ गया। लेकिन हम कानूनी रूप से तो असल में ऐसे ही मानते हैं कि 18 के बाद इंसान वयस्क हो जाता है, खासतौर पे बच्चों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो, और 18 से पहले वो बाल्यावस्था में आता है। तो ये जो है कानून के द्वारा बनाया गया एक एज है, एक उम्र है हमें, लेकिन इसको उसी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जब कानूनी तौर पर देखते हैं तो हम कानून के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, चलिए, बाल अपराध एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामाजिक एवं कानूनी विषय है। जब किसी समाज में कानूनी रूप से निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चे या किशोर किसी गैर कानूनी गतिविधियों या अपराध में लिप्त होते हैं तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। इसे हाँ ठीक है, कानूनी परिभाषा और आयु सीमा के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में बाल अपराध को विनियमित करने के लिए किशोर न्याय, यहाँ पे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू है। ठीक है, हालांकि 2012 का ये जो नियम था उसको 2015 में आपने सुना होगा कि जो निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ, ठीक है, उसके बाद से ये ऑर्डिनेंस एक अध्यादेश लाकर ये नियम लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि अगर बच्चा बाल व्यवस्था में भी है या फिर किसी बच्चे ने अगर कोई अपराध किया है, अगर वो अपराध जघन्य का मतलब बहुत बुरा अपराध उसने किसी ने किया है, ठीक है, तो हम उसकी मानसिक स्थिति को पहले समझेंगे। अगर मानसिक स्थिति उसकी हमें लगेगा कि सच में इसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी, इसने ये काम हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में किया हो या फिर किसी नशे में किया हो या जैसे भी उसने किया, लेकिन उसका ये नॉर्मल उतना इंटेंशनली ये काम नहीं किया था, तो हम हो सकता है कि उसकी सज़ा कम करें या फिर उसको सज़ा देने से बचें। लेकिन अगर हमें लगता है कि इसका इंटेंशन बहुत ज़्यादा ऐसा ही था, उसने इंटेंशनली ये सारे काम किए हैं, तब हम उनको सज़ा भी देंगे और वयस्कों वाली सज़ा जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं, हम उनको वयस्क के जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यही नियम है, ये असल में एक ये अलग है, ये सही है। यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये जो 17 और 18 में जैसे हम जंप कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं हमें बाधित करता था कि हम एक 17.5 साल वर्ष में अगर कोई जघन्य अपराध कर रहा है तो भी वो एक बाल्यावस्था में आने के कारण वो बच जाता था। लेकिन अब ये नियम आने की वजह से अगर कोई 15 या 16 साल 17 साल में भी कोई जघन्य अपराध करेगा तो हम उसकी पहले मानसिक स्थिति को देखेंगे, उसके बाद निर्धारित करेंगे कि उसे सज़ा देनी है या उसे बाल कारागार में डालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें असल में कुछ चीज़ें तक हद तक सही थी। सामान्य परिभाषा में देखो तो भारत में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक या किशोर माना जाता है। यदि इस आयु का कोई बच्चा कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर कहा जाता है, उसे कोई अपराधी नहीं कहा जाता है, उसे कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर कहा जाता है। 2015 का महत्वपूर्ण संशोधन हुआ जो कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून में बड़ा बदलाव किया गया। अब यदि 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई किशोर कोई जघन्य
अपराध और बलात्कार हत्या करता है तो मानसिक और शारीरिक जांच के बाद, मैंने बोला ना, उसकी मानसिक स्थिति को चेक करेंगे और उसकी शारीरिक जांच की जाएगी के बाद किशोर न्याय बोर्ड यह तय कर सकता है कि उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। ठीक है, तो ये एक देखा जाए तो ये सही चीज़ है। हमें उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखना है। अगर वो मानसिक और शारीरिक स्थिति के तौर पे अगर एक वयस्क के जैसा हमें दिखता है तो हमें उसकी सज़ा भी वयस्क के जैसे ही रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये सारी ऐसा नहीं हो कि लोग बहुत से लोगों ने क्राइम करते हैं और अपनी अपनी डेट अपनी उम्र क्या करते हैं वो कम दिखा देते हैं कहीं, क्योंकि आज के टाइम में उम्र का निर्धारण किससे हो रहा है? आधार कार्ड से हो रहा है, पैन कार्ड से हो रहा है, या जो भी आइडेंटिटी आपके पास होती है उससे होता है। उसमें उम्र को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं उसको कम करके दिखाते हैं और बच जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि उनकी मानसिक स्थिति को भी समझा जाए और शारीरिक स्थिति को भी समझा जाए। बाल अपराध के मुख्य कारण क्या है? बच्चे जन्म से अपराधी नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा जन्म से कोई भी पैदा होते ही तो अपराधी नहीं बनता है। ठीक है, उनके आसपास की परिस्थितियां उन्हें इस ओर धकेल देती हैं। इन कारणों का मुख्य पानी दे दीजिएगा वहाँ। इन कारणों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पारिवारिक कारण हो सकता है, ठीक है, किसी का टूटा हुआ परिवार, माता पिता का तलाक, अत्यधिक झगड़ा या किसी एक की मृत्यु से बच्चे अकेलापन और असुरक्षित हो महसूस करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा जो है, जो परिवार में जो हमेशा माता पिता के बीच में कलह है उससे प्रेरित होता है और तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से भी क्राइम करने में कहीं ना कहीं वो प्रेरित हो जाता है या क्राइम कर बैठता है। तो ये एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। उचित देख रेख का अभाव। अब पेरेंट्स का आजकल क्या हो गए हैं, दोनों पेरेंट्स कामकाजू हो गए हैं। ठीक है, आज के टाइम में आपने देखा होगा कोशिश लोगों की क्या रहती है कि अगर पेरेंट्स, अगर देखा जाए, अगर पति बेसिकली अगर नौकरी वाला है तो फिर वो कोशिश करता है कि वो एक नौकरी वाली महिला से शादी करें। ठीक है, आप समाज में आप जाएंगे ना आज के टाइम में, जब आप खुद भी आप स्टूडेंट हैं और आप भी कहीं ना कहीं या तो आपकी शादी हो गई होगी या फिर आपकी शादी होगी या आप समाज में ये बातें सुनते होंगे। तो जैसे आप देखिए आज के टाइम में किसी की सरकारी नौकरी लगती है, ठीक है, प्राइवेट की भी है या जो भी है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि किसी की सरकारी नौकरी लग रही है तो वो कोशिश क्या करता है कि अब जो वो जिससे भी शादी करे, अगर लड़का है तो लड़की भी सरकारी नौकरी वाली ढूंढते हैं। ठीक है, चाहे वो खुद हो या पेरेंट्स हो जो भी हैं। ठीक है, वो कहने के लड़की भी सरकारी नौकरी वाली ढूंढते हैं। या अगर लड़की की शादी, अगर लड़की की नौकरी लग गई है तो फिर तो लड़का कंपलसरी सरकारी वाला ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे क्या है, हम समझते हैं कि यहाँ पे एक जो आइडियोलॉजी काम करती है वो होती है आर्थिक रूप से मजबूत होने वाली है। लोगों को ये लगता है कि दोनों लोग कमाएंगे, दोनों लोगों की इनकम होगी तो हम क्या करेंगे, हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग होंगे, हम आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे, जो कि सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर दोनों लोग कमा रहे हैं तो आर्थिक रूप से आप स्थिति अपनी बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप उसको, अब उस आर्थिक स्थिति की कीमत क्या लगा रहे हैं वो भी आपको समझना जरूरी है। कहीं आप उस आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप अपने बच्चे के जीवन को तो दाव पे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर दोनों ही लोग काम पे जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे की देखरेख कौन करेगा, बच्चे को पालेगा कौन? और अगर बच्चों की परवरिश माता पिता नहीं करेंगे तो उनकी परवरिश खराब होगी और कहीं ना कहीं वो आगे चल के अपना बेहतर नहीं दे पाएंगे। और एक आप कह सकते हैं कि कभी कभी हालात इतने भी ख़राब हो सकते हैं कि वो बच्चा अपराधी बन जाए या बच्चा वो गलत काम करने लगे जो आप चाहते हैं कि नहीं करे। लेकिन आप फिर भी ये बात मान के लिए कि आप तब भी अपने आप को कह सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जब सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती है। तो इसीलिए कोशिश आपको करनी है कि एक मैनेजमेंट के साथ चलें। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर पेरेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे हैं लेकिन बच्चों की परवरिश अच्छे से हो रही है, लेकिन वहाँ पे वो तभी हो पा रहा है जब उनके पेरेंट्स भी उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब अगर अगर जैसे उनके घर में अगर दादा दादी हैं, ठीक है, या फिर उनके भाई हैं या फिर ऐसे, मतलब वो एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं होनी चाहिए, फिर एक वो जॉइंट फैमिली में अगर रह रहे हैं तब वहाँ पे भी बच्चों की देख रेख हो जाती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आप सरकारी नौकरी पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप घर के आसपास तो नहीं होंगे, आप बाहर रहेंगे। और अगर आप बाहर हैं और जो बीवी आपकी आ रही है, जो आपकी पत्नी आ रही है, वो भी अगर सरकारी नौकरी है तो हो सकता है वो भी कहीं बाहर रहेगी। तो अब बच्चे की परवरिश कैसे होगी? या तो वो पेरेंट, या तो वो पिता के साथ रहेगा या तो माता के साथ रहेगा, या अगर दोनों ने कहीं एक साथ ज्वाइन कर भी लिया, एक शहर में आ भी गए हैं किसी तरह, ठीक है, तो अगर वो एक साथ रह भी रहे हैं तब भी तो वो पूरे दिन तो घर से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा असल में परवरिश वो कहाँ से पाएगा? वो आप उसको केवल अच्छा खाने को दे सकते हैं, अच्छा पहनने को दे सकते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं रहने का, लेकिन परवरिश नहीं दे पाएंगे। फिर वो परवरिश कैसे होगी? फिर वो जो स्कूल में, आप सोचिए स्कूल में वो जा रहा होगा,
ठीक है, स्कूल में उसके साथ कैसे लोग आ रहे, उसके साथ स्कूल में कैसे बच्चे हो बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, या फिर वो स्कूल के बाद किसके साथ जा रहा है आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप कहीं भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके ज़्यादातर चांस है कि आपका बच्चा वहाँ पे एक गलत मानसिकता में डेवलप करेगा और आपकी परवरिश बेकार जाएगी। ठीक है, तो आप केवल पैसे से ही चीज़ों को नहीं बेहतर किया जा सकता है। आपको ये बात समझनी होगी कि कहीं ना कहीं एक किसी व्यक्ति को अपने आप को रिलैक्स करना होगा, अपने आप को कहीं ना कहीं फ्री रखना पड़ेगा बच्चों के पालन पोषण के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करें, लेकिन आप अगर उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कीजिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है और वो अच्छी बात है कि आप अपने आपको आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब वो जो भी कर सकता है, चाहे वो पति करे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी को ही करना है, पति अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है तो उसको करना चाहिए। और घर पे अपने बच्चों के लिए कम से कम जब तक बच्चे बड़े नहीं हो रहे तब तक अपने आप को इंगेज रखें बच्चों के साथ। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं, आपको लगता है कि अब परवरिश हम उनकी बेहतर कर पा रहे हैं, अब दोनों लोग मिलकर इतना समय दे पा रहे हैं जितनी ज़रूरत है, तो उसके बाद वो फिर से अपने काम में जा सकते हैं या व्यस्त अपना जो भी है जैसे मैनेज करना हो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब समस्या ये है कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, चाहे वो पत्नी ही है, वो आप पति को पत्नी पे भी भरोसा नहीं है, पत्नी को पति पे भरोसा नहीं है, तो नौकरी छोड़ेगा कौन? नौकरी किस बच्चों के लिए छोड़ेगा? क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है कल को पत्नी ही मुझे छोड़ के चली जाए। तो अगर पति ने छोड़ दिया नौकरी तो पत्नी तो गई, ठीक है, तो पति तो अब बेरोजगार हो गया, अब वो कहाँ पे भटकेगा? ठीक है, पता चला बच्चे भी उसके सर आ गए तो फिर बच्चों को भी पालना है। अब इसी यही डर पत्नी को भी है, अगर पत्नी अपनी नौकरी छोड़ भी दे तो उसको भी डर है कि अगर कल को पति नहीं रहा, ठीक है, या फिर पति ने मुझे छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि वो उसके साथ आर्थिक तंगी आ जाएगी। तो इन डर के साथ कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर कैसे चीज़ें करना है, ये आपके हाथ में है। आने वाला जो समय है, जो आने वाले परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए आपको अभी से मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो आप अच्छे से कहीं ना कहीं उन चीज़ों से निपट पाएंगे। लेकिन आप अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तनाव और डिप्रेशन में जाएंगे। घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार भी अगर घर में हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे स्ट्रेस में, तनाव में आपको देखने को मिलेगा और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कोई अपराध कर बैठेगा। उसका सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं, गरीबी और भुखमरी की वजह से बहुत से बच्चे आपने देखा होगा जो स्लम एरिया में रह रहे होते हैं तो वो गरीबी और भुखमरी से जूझते हैं। अगर आप समझिए कि अगर कोई भूखा है तो उसके सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि चांसेस है कि वो अपराध करेगा। क्यों? क्योंकि भूखे रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आदमी को पता है कि भूख से मरने से अच्छा है कि एक अपराध करो, वहाँ से कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, नहीं तो जेल में जाएंगे तो वहाँ तो खाने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो भूख तो नहीं रहेगी कम से कम, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। बुरी संगत है, अब बुरी संगत में भी बच्चे आपने देखा होगा बहुत से अपराध कर जाते हैं। ठीक है, तो बुरी संगति से भी हमें बचना है। झुग्गी झोपड़ियों और पिछड़ा माहौल है, अगर झुग्गी झोपड़ियों पिछड़ा माहौल का मतलब ये है कि झुग्गी झोपड़ियों में एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में ही अपराध और ये नशे की चीज़ें ये बहुत नॉर्मल होती हैं। वहाँ पे एक छोटा बच्चा धीरे जो छोटा बच्चा है वो भी धीरे धीरे उन चीज़ों में ढल जाता है, उसको लगता है कि यही जीवन है, यही लाइफ स्टाइल है लोगों की। क्यों? क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकला ही नहीं है, उसे अच्छे लाइफ स्टाइल के बारे में पता ही नहीं है। उसे लगता है कि ये अपराध, ये चोरी, ये डाकू या डकैती या फिर ये जो नशा का सेवन है यही हमारा जीवन है, तो वो उस चीज़ में ढल जाता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है हमारे समाज में। और अशिक्षा सबसे बड़ी बात है, अगर आप शिक्षित नहीं है तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि गलत क्या है, सही क्या है। इसलिए बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहने के बाल अपराध की तरफ आपको लेकर जाएगा। इसके बाद मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारण भी होते हैं इसके, जो बाल अपराध के हैं। तो मनोवैज्ञानिक, नशे की लत है, अगर आपको सिगरेट है, शराब है, ठीक है, अब आपको नशे की लत लगे हुए हैं और वो जो अभी तो आप बालक हैं, बच्चे हैं, आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, आप कोई काम तो करते नहीं हैं और आपको लत लग गई नशे की, सिगरेट पीने की, शराब पीने की, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अब आप उस पैसे के लिए घर वालों से मांगेंगे तो आप कितनी बार बहाना करेंगे, कितनी बार झूठ बोलेंगे? कहीं ना कहीं घर वाले किसी ना किसी दिन ये बातों को समझेंगे। ठीक है, कि आप बार बार पैसे, क्योंकि नशा तो रोज़ का है, नशा तो हर दिन में भी 3 बार 4 बार का हो सकता है, तो आपसे वो पैसे कैसे आप उनसे जस्टिफाई करेंगे कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं बार बार? तो जब आप इन चीज़ों से छुप के आप परिवार को बता तो नहीं सकते। एक छोटा बच्चा ये तो नहीं कह सकता है कि मुझे शराब पीना है, मुझे बियर पीना है, मुझे सिगरेट पीना है, तो वो क्या करेगा? उन चीज़ों को पेरेंट्स से बता नहीं सकता, परिवार से बता नहीं सकता, लेकिन उसको पैसे चाहिए क्योंकि उसको नशा करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? फिर वो अपने घर में ही चोरी करने की कोशिश करेगा सबसे पहले। अगर अपने घर में चोरी कर रहा है, पकड़ा जाता है, तो फिर क्या करेगा? बाहर की चोरियाँ करना स्टार्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ वो आगे बढ़ेगा। अगर बाहर चोरी करते हुए पकड़ गया, उसको लोगों ने मारा पीटा, बालक समझ के एक बार छोड़ दिया, लेकिन फिर वो फिर से उसको नशा तो करना ही है, उसे आदत लग गई है, लत लग गई है, तो कहीं ना कहीं फिर क्या करेगा? लोगों से पैसे छीनने की कोशिश करेगा। तो वो धीरे धीरे फिर वो
पैसे छीनते वक्त हो सकता है उससे हत्या हो जाए या जो भी हो जाए, तो धीरे धीरे वो अपराध की ओर बढ़ जाएगा। तो ये सारे एक कारण है। मानसिक तनाव या हीन भावना है, परीक्षा में असफलता, शारीरिक कमियां या समाज में उपेक्षा के कारण पैदा हुआ आक्रोश है। अब समाज ने आपको तिरस्कृत किया है किसी वजह से, किसी कारण से, ये भी एक उपेक्षा का, जब आपको समाज उपेक्षित करता है, समाज में आपको नीचा दिखाया जाता है, ये भी एक कारण बनता है आपका अपराध करने का। ठीक है। डिजिटल मीडिया का प्रभाव, इंटरनेट, गेम्स, फिल्मों में दिखाई जाने वाली अत्यधिक हिंसा या अश्लीलता का बच्चों के दिमाग पर गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। तो ये तो है ही है। ठीक है। बच्चों को, जो भी बच्चे आज के टाइम में आपने देखा होगा जो ज़्यादातर समय कहाँ पे, मोबाइल पे या फिर टीवी पे अपना टाइम, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल पे ही आज के टाइम में बच्चे भी अपना टाइम दे रहे हैं। तो अब उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या देख रही हैं, अश्लीलता देखने को मिल रही है, वायलेंस देखने को मिल रहा है, या कंप्यूटर में वो गेम खेल रहा है, तो आपने देखा होगा गेम भी वो आजकल वायलेंस वाले आते हैं सबसे ज़्यादा, और कहीं ना कहीं वायलेंस वाले गेम बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं अपराध की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं एक अच्छे, जब तक वो बच्चा अभी वो लर्निंग फेज़ में, सीखने वाली स्थिति में है, तो हमें कोशिश करना है कि हमें उनको उन चीज़ों से दूर रखना है जिससे वो प्रभावित हो रहा है, जिसके अंदर वो हिंसात्मक चीज़ें आए, जिसके अंदर वो गलत चीज़ें आ रही, गलत सीख आ रही है। ठीक है। हमें उनसे उनको दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो डिजिटल मीडिया से इनको दूर रखना है, उनको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में ही समय दिया जाए, उनको फिजिकल एक्टिविटी कराया जाए, उनको खेलने कूदने के लिए समय दिया जाए। उनको उनको मोबाइल से अच्छा है कि आप उनको बाहर भेज दीजिए खेलने के लिए, पार्क में ले जाइए, उनको ग्राउंड्स में ले जाइए। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स भी आज के टाइम में लेज़ी हो गए हैं। ठीक है। तो पेरेंट्स भी नहीं मेहनत करना चाहते, उनको लगता है कि अब उनको कौन लेके पार्क में जाए, कौन लेके ग्राउंड में जाए, इससे अच्छा मोबाइल दे दो, वो अपना कमरे में पड़े रहेंगे, हम भी अपना एक कमरे में पढ़ के रील्स देखते रहेंगे। क्योंकि पेरेंट्स को भी रील्स देखने की आदत हो गई, पेरेंट्स को भी ऐसे ही वॉयलेंस, और क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल के जंजी वाले ही पेरेंट्स हैं। ठीक है। आज के टाइम में देखा, ये जनरेशन की जो चेंज है, जो गैप है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें लेकर आता है। अब आप सोचिए जो ये जंजी जो आपके आज के टाइम में जो पेरेंट्स बन रहे हैं, उनकी जो सोच है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो क्या है, वो भी इसी टेक्नोलॉजी में बड़े हुए हैं। ठीक है। वो भी टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी से दूर तो नहीं रह सकते हैं, और जब वो दूर नहीं रह सकते हैं तो बच्चों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक चेंज में आने को देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं बच्चों को अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 साल, 15 साल तो उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर रखना है। उसके बाद जब भी आप उनको दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन के साथ देनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं एक प्रतिबंध के साथ देना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक है। तो ये एक तरह का, ताकि वो आपराधिक जो विचारधारा है उनके अंदर ना आने पाए। इसके बाद बाल अपराधियों के लिए न्याय प्रणाली क्या है, अब उसके बारे में सोचते हैं। सामान्य अपराधियों और बाल अपराधियों के साथ व्यवहार करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बाल अपराधियों के साथ न्याय करते समय सज़ा से ज़्यादा उनके सुधार पर जोर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे हमें कोशिश यही करते हैं कि हम उनको सज़ा ना दें। ठीक है। क्योंकि वो एक बालक अवस्था में है, और बालक को हम सज़ा देकर असल में उसका जीवन ही ख़राब करेंगे। अगर हमने उसको मान लीजिए जीवन भर की सज़ा दे दी है, या उसे हमने 10 साल 12 साल की सज़ा दे दी है, तो अब क्या होगा, उस जब सज़ा काट कर आएगा ना, तो वो उसके अंदर एक हीन भावना अलग से होगी, लोग समाज के प्रति और हम लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये आएगा कि मैंने ये अपनी गलती एक ना समझी में की थी, मैंने बाल्यावस्था में ये गलती की थी, जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा भी दी गई और समाज ने मुझे तिरस्कृत किया। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को पहले सुधारने की कोशिश करें, उनको सज़ा ना दें। ठीक है। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है। उसके लिए हमने किशोर न्याय बोर्ड बना रखा है। ठीक है। तो इसमें जो आपका जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होते हैं, इसमें एक मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है। और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से एक महिला होती है, खास जनरली शामिल होते हैं। यह कोई पारंपरिक अदालत नहीं होती है, बल्कि यहाँ का माहौल अनौपचारिक होता है ताकि बच्चा डरे ना। ठीक है। अब इसमें ये जो कोर्ट होते हैं, या फिर आप कहते हैं जो बोर्ड होता है, एक्चुअली ये बोर्ड जो होता है, इसमें हम वयस्कों के जैसे कुछ भी ट्रीट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल एक मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है। बच्चों को एक अच्छे माहौल में लेकर जाया जाता है। अच्छे माहौल का मतलब है कि यहाँ पे जाते हैं, बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, बच्चों से पूछा जाता है कि ऐसा आपने अपराध क्यों किया, उसको और उनको रख, अगर उनका कारण पता चलता है तो कहीं ना कहीं उनको रख कर उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जाती है। ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आपका किशोर न्याय बोर्ड। उसके बाद पहचान की गोपनीयता रखी जाती है। ठीक है। अब किसी बच्चे ने अगर जुर्म कर दिया है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके उसके नाम को, उसके पते को हम बेसिकली बाहर लेकर ना आए। ठीक है। अगर अखबारों में ना आए या फिर ऐसी चीज़ें हैं, ताकि उसके ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा ना, अभी तो ठीक है, अभी तो वो अगर एक जुवेनाइल
जो भी जो जेल हो या फिर कह लीजिए जो एक बंदी गृह है वहाँ पे उसको रखा जाएगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा ना तो लोग उससे सवाल पूछेंगे, लोग उससे पूछेंगे कि तुम वहाँ पे क्यों थे, तो उसको एक अलग तरह की भावनाएं आएंगी। लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो फिर लोग उससे क्वेश्चन करेंगे। आसपास के लोग तो मान लीजिए जान जाएंगे, पर एक बड़ा मास जो होगा उससे वो क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर अच्छे जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो वहाँ पे है तो कहीं ना कहीं अंदर से उसके अंदर सुधार तो हो ही रहा होगा। अगर वो प्रवृत्ति उसकी सुधरने वाली है तो सुधरेगा, अगर नहीं प्रवृत्ति है तो बाहर जाएगा, फिर वही कार्य करेगा, वही कृत्य करेगा, तो उसके लिए फिर उसको वयस्क को जैसा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमें आप वो कब तक वयस्क नहीं होगा, ठीक है, एक एज के बाद तो वयस्क होगा ही होगा, तो उसको उसके हिसाब से सज़ा भी मिलेगी। रोकथाम और सुधार के उपाय क्या है? देखिए, जो भी रोकथाम सुधार के उपाय है वो समस्याओं में ही है। आप जो भी समस्याओं की वजह से वो अपराधी बन रहा है, हम उन अगर समस्याओं से ही उसको बचा के रखें, उन समस्याओं से दूर रखें, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो उसका रोकथाम किया जा सकता है, उसको अपराधी बनने से बचाया जा सकता है। कैसे? पारिवारिक सहयोग हो चाहिए, माता पिता क्या करें, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों की परवरिश ढंग से करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्ताना संबंध रखना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उन पर नज़र रखनी चाहिए। और बच्चों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ठीक है, क्या देख रहा है, इन सब चीज़ों पे पेरेंट्स का ही काम है कि उन पर ध्यान दें, ठीक है। उसके लिए पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है। पेरेंट्स अपने कमरे में हैं, अपने कमरे में रील्स देख रहे हैं, अपने कमरे में बैठे हुए हैं, और बच्चे अपने कमरे में हैं, तो बच्चे अब क्या देख रहे हैं, ठीक है, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, या फिर ये कहिए कि इतना टाइम ही नहीं है कि पेरेंट्स देखें। अब और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये छोटे बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं, अभी जब अडल्ट एक टीनेज में आते हैं ना, तो टीनेज में हम बच्चों को बहुत ज़्यादा समझा भी नहीं सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीनेज में वो बहुत ज़्यादा रिबीलियस वाली फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आप उनको जो मना करेंगे वही करेंगे, तो लेकिन नज़र रखना ज़रूरी है कि वो कर क्या रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना है। अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, हर बच्चे को स्कूल तक पहुंच मिलनी चाहिए ताकि उनका ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगे, ठीक है। परामर्श, हाँ, तो जाहिर बात है अगर शिक्षा में उनको हमने बिजी कर रखा है, रचनात्मक कार्यों में बिजी कर रखा है, तो ऐसी चीज़ें उनके मन में नहीं आएंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने काम में वो व्यस्त रहेंगे। स्कूल और मोहल्ले में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र होने चाहिए। अब स्कूल और मोहल्ले में क्या होने चाहिए, एक साइकोलॉजिकल सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे वो बच्चों की काउंसलिंग की जा सके, ठीक है। अब किसी बच्चे के अंदर कोई बिहेवियर चेंज आ रहा है, धीरे धीरे हमें दिखाई दे रहा है, पेरेंट्स ये नोटिस कर रहे हैं, तो स्कूल में ही या तो कोई साइकोलॉजिकल सेंटर हो, या फिर गली मोहल्ले में कोई साइकोलॉजिकल सेंटर हो जहाँ पे वो ले जाकर उसकी काउंसलिंग करा सकें और उसको बेहतर उसके बिहेवियर के चेंज में, जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है उसको समझ सकें और उसको दुरुस्त कर सकें, ठीक है। जो बच्चों के तनाव और आक्रामकता को सही दिशा दे सके। नशा मुक्ति अभियान, अगर बच्चों में नशे की लत हो गई है तो कहीं ना कहीं जो नशा मुक्ति जो अभियान होते हैं वो चलाए जाने चाहिए, या उनको नशे से जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ले जाकर उनको कहीं ना कहीं नशे से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये उनको बचाने की, रोकथाम करने के तरीके हैं, ठीक है। और भी जो तरीके हैं समाज में आप उनको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से और कहीं ना कहीं उनको समझा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप बच्चे को अगर शुरू से ही थोड़ा सा बाउंड करके रखेंगे, थोड़ा सा बच्चे को पे नज़र रखेंगे, तो बच्चे के अंदर ये भावनाएं नहीं आएंगी। आपको बच्चे के साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके साइकोलॉजी को समझने के लिए पेरेंट्स का साइकोलॉजी ठीक होना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स ही हिंसात्मक हैं, पेरेंट्स ही उसी नेचर के हैं, पेरेंट्स ही आपस में बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, तो बच्चे में कहीं ना कहीं ये प्रभाव तो आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल ही स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा कर्तव्य है, या बहुत बड़ा कह लीजिए जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को थोड़ा सा लिबरल रखें बच्चों के सामने, थोड़ा सा जेनरस रखें बच्चों के सामने, थोड़ा सा दयात्मक रूप से बच्चों के सामने पेश आएँ। अब अपनी जो पर्सनल लड़ाइयाँ हैं वो बच्चों के सामने तो कम से कम ना करें, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लड़ना है तो कोई एक अलग स्पेस लें, वहाँ पे जाके अपना डिस्कस करें, बात करें बच्चों से, ये कहीं ना कहीं दूर रखें सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि बच्चा है इन माहौल में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे, और अपने आप को जैसा वो विकसित कर रहा है वैसा ही विकसित करता रहे, उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे एक या दो इंसिडेंट से ही अपने आप को कहीं ना कहीं भटका लेते हैं, तो इसलिए उनको हमें बहुत बुरी चीज़ें हमें उनको सिखानी नहीं होती है, बुरी चीज़ें वो खुद सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर वो बुरी चीज़ें देख ली तो वो सीखने की तुरंत कोशिश करेंगे, तो हमें उनके सामने से वो बुरी चीज़ें लेकर जानी ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है बच्चों को ठीक से रखने की और उनको संभालने की। तो इसीलिए आपको एज अ पेरेंट्स अगर कोई भी हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को परवरिश के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, थोड़े बहुत आपकी आर्थिक स्थिति अगर ख़राब हो भी रही है, तो आप उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप
आपका परिवार खुश रहेगा तो आप थोड़े से कम पैसे में भी जी लेंगे। लेकिन आपका परिवार, पैसा होते हुए भी अगर आपका परिवार खुश नहीं है, ठीक है, आप सोचिए आपके पास पैसे बहुत है लेकिन आपका बच्चा चोरी कर कर आ रहा है बाहर से, आपका बच्चा बाहर जाके लूट कर रहा है, ठीक है, बाहर जाके वो लड़ाइयाँ कर रहा है, दंगे कर रहा है, और रोज़ आपके घर में पुलिस आ रही है, तो आपका वो पैसा किस काम का है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं बच्चों को बचा कर रखना है। और यहीं पे अगर आप अपने समझिए कि जो माता पिता का जो कर्तव्य है यहीं पे आकर पूरा होता है, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये पूरा का पूरा यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसी के साथ साथ हमारा जो मनोविज्ञान वाला जो पोर्शन है ना वो भी समाप्त होता है। अब आप लोगों का काम यही है कि आप लोग पीडीएफ्स को ध्यान से पढ़िए और इससे जो रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और इन पे जो जो टेस्ट कराए जा रहे हैं उनको, उन टेस्ट को आप नियमित देते रहिए, और नियमित आप कम से कम पीडीएफ को पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अब मैंने जो समाजशास्त्र आपको पढ़ाए हुए थे वो आप भूल चुके हों, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नियमित रूप से उनको भी रिवाइज़ करना है, उनसे कि उनके भी एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बाधित ना हो। जैसे क्योंकि एग्ज़ाम में अब मान लीजिए कि अभी तो जून स्टार्ट हुए हैं, तो अभी जून है पूरा, जुलाई है, अगस्त है, फिर सितंबर है, अक्टूबर में कहीं आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो टाइम आपका बहुत है, नो डाउट, लेकिन आप इसको निरंतर बना के रखिए, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप 3-4 घंटे की पढ़ाई में भी अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं, अभी इतना समय है आपके पास, तो कहीं ना कहीं अपने 3-4 घंटे की पढ़ाई को अपने रेगुलर बना के रखिए, केवल केवल हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए। उसके बाद आप अलग से जो भी समय आपके पास बचता हो, तो आप अलग से कोई एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं पैरेलल, तो उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो आपका अगर केवल एम ये है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी पढ़ाई को इस पर निरंतर बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ेस को सॉल्व कीजिए, और जो भी क्विज़ेस आपको कराए जा रहे हैं उनको रेगुलर अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है। मैंने देखा बहुत से बहुत से बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं क्विज़ेस को, तो आप क्या कहते हैं, अगर आपने बैचेस में एनरोल किया है, आपने पैसे दिए हैं, तो आप कम से कम उसको यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लेक्चर से जुड़ने के लिए।